दर्शकों, 2025 में हम सब ने देखा कि कैसे साइबर अपराध नए नए तरीकों से हमारे सामने आया। बिल्कुल। और अब सवाल ये उठता है कि 2026 में हमें कौन कौन से ऐसे साइबर खतरे हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से पुराने साइबर अपराध हैं जो कि अब नए तरीके से या फिर थोड़े भयानक तरीके से हमारे सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, डिकोडिंग साइबर क्राइम इन 2016, इसी को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान अमित दुबे जी, साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सर, स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो मच। वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो सर। सो आपके अकॉर्डिंग ईयर 2026 में साइबर क्रिमिनल के स्वरूप में कौन कौन से ऐसे नए चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? रितिका, जैसा कि मैं कहता हूँ कि पिछले 10 साल जो थे हमारे, वो डेटा के साल थे और हमारा बहुत सारा डेटा बाहर गया, जिसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ा। अगले जो 10 साल होंगे वो एआई के साल है और उसके अगले 10 साल जो होंगे वो क्वांटम जनरेटेड अटैक शुरू हो जाएंगे और उसके बाद क्वांटम एआई आ जाएगा। अभी जो हमें देखने वाला है वो है एआई का वो स्वरूप जो अभी तक हमने रियलाइज़ ही नहीं किया। अभी लगातार मेरे पास कंप्लेंट आ रही है जहाँ पर एआई का इतना मिसयूज़ हो रहा है और आप चौंक जाएंगे कि लोग कहाँ कहाँ कितने खुराफाती हैं कि कहाँ तक चले गए, जहाँ पर आप सीधे लॉ को ब्रेक करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ तो हमारे यहाँ एक लॉ है और बड़ा सीरियस लॉ है कि प्रसव पूर्व लिंग की पहचान करना अपराध है। बच्चे के बर्थ के पहले आप नहीं चेक कर सकते कि वो मेल है या फीमेल है। लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेते हैं, एआई को देते हैं और वो बता देता है। ओके। तो आपने सीधे सीधे वायलेट किया। उसकी वजह से हमें कई सारे एआई फ्रेमवर्क को लिखना पड़ा कि आप यहाँ गार्ड रेल लगाइए, रोकिए। इसी तरह कई सारे एआई टूल हैं जो आपकी हैंड राइटिंग से आपके इमोशंस बता देते हैं। तो यदि मैं कोई ऐसा आपका वो मिल गया लेटर, तो मैं समझ सकता हूँ कि कई सारे एआई टूल हैं जो आपके वॉइस सैंपल्स के बेस पर आपका लाई डिटेक्शन टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर एथिकल यूज़ नहीं हो रहा है एआई का और उस वजह से क्राइम बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जो मैं देख रहा हूँ कि आगे कुछ महीनों में जरूर हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर यहाँ एक सवाल ये भी है कि अगर हम एआई या डीप फेक तकनीक की बात करें तो उसमें साइबर अपराधों में बढ़ता उपयोग समाज के लिए कैसे चुनौती बन रहा है? देखिए, समाज हमारा कुछ रेगुलेशंस पर टिका होता है, कुछ हमारी मान्यताएं हैं और उन्हीं को ध्वस्त करने के लिए यदि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगे तो फिर ये सबसे, जैसे कि हम ट्रस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इंसान पर ट्रस्ट करता है। आज की डेट में जिस तरह से एआई जनरेटेड कंटेंट है, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि ये सच है या गलत है और हमारी भावनाएं उस इन्फ्लुएंस हो जाती हैं उस कंटेंट को देखकर। हम या तो गुस्से में आ जाएंगे या नफरत करने लगेंगे या हम दुखी हो जाएंगे और रिएक्ट करेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। मैं आपको ऐसा कंटेंट दिखा के आपकी पूरी मानसिक प्रणाली बदल सकता हूँ और उसके बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि ये किसी ने ऑर्गेनाइज तरीके से किया है। तो ये एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है और हमारे समाज में जिस तरह के लोग रहते हैं भारत में, खास तौर पे अलग अलग लोगों के, आप किसी भी मुद्दे को लेकर विभेद क्रिएट कर सकते हैं। कलर है, रिलीजन है, धर्म है, कास्ट है। तो ये जो कंटेंट आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये सही है या गलत है। आप किसी भी महापुरुष के नाम पर पिक्चर लगाकर एक एआई जनरेटेड वीडियो बना देते हैं और उसमें एक कोड डाल देते हैं जो शायद उन्होंने बोला भी ना हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने के लिए तैयार की जाती है। मेरे ख्याल से वो एक सामाजिक ताने बाने को तोड़ने में खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र किया कि एआई अब 2026 में खतरनाक रूप लेके आ सकता है। तो अगर हम बात करें कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम की, तो वो क्या मतलब साइबर फ्रॉड जो है उसके साथ क्या क्या नए तरीके अपना सकते हैं फ्रॉड करने के? सी, पेमेंट कभी भी किसी साइबर क्राइम में अपने आप आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकलता। आप कुछ गलतियां करते हैं, पर वो आप गलतियां करते क्यों हैं? क्योंकि आप किसी कॉल पे भरोसा करते हैं या किसी मैसेज से डर जाते हैं या किसी एसएमएस से डर जाते हैं। अब यही चीज़ एआई के थ्रू होगी तो आपके लिए भरोसा करना और आसान हो जाएगा और आप जल्दी फंसेंगे। मैं आपके अराउंड एक ऐसी दुनिया बुन सकता हूँ। जब डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए तो कम से कम डिजिटल अरेस्ट के केसेस में 4-5 लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं और हर व्यक्ति आपसे कहता है कि हाँ, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आपको एक पल भी एहसास नहीं होता कि ये सारा एक जाल है। क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रहा है, जिस तरीके से वो अपनापन दिखा रहा है, जिस तरीके से वो प्रोफेशनलिज्म दिखा रहा है, आपको डाउट ही नहीं होता कि ये झूठ हो सकता है और आप उसमें फंसते चले जाते हैं और वो सब कुछ कर देते हैं जो वो चाह रहे हैं। ये चीज़ एआई से और आसान हो जाएगी। और ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सारा क्राइम होता है। मैं पूरा 1-2 हफ्ते का मोडस ऑपरेंडी बनाऊंगा। एक दिन आपको सिर्फ ये होगा, दूसरे दिन ये होगा और आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये सारे डॉट्स आपस में कनेक्टेड हैं। पीछे एक मास्टरमाइंड बैठा हुआ है जो आपको इस तरह से फंसा रहा है। जैसे कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर लोग लूट रहे हैं। अब उसमें तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा डाला जाता है जिससे कि आप समझ ही नहीं पाते कि ये तो किसी एक व्यक्ति का जाल है जो अल्टीमेटली आपको लूटने के लिए क्रिएट किया जा रहा है।
इसी तरीके से जब क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट वाले केसेस आए मेरे पास, तो उसने कहा कि मैंने तो एक इंस्टा पे वीडियो देखा था और उसमें ग्रुप में ऐड कर लिया, पर उसमें कम से कम 60-70 लोग थे। उसमें एक लड़की ने मुझे कॉल किया, उसने कहा आप भी कोई नंबर मैंने इस ग्रुप में देखा है और आप मानते हैं कि ऐसे पैसा बढ़ सकता है, डू यू बिलीव? तो मैं कहा नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। बोले मैं भी नहीं मानती सर। तो क्या आप चेक करेंगे? अभी लड़की भी उसी गेम का पार्ट है, वो आपको पहले डाउट दे रही है, फिर आपको क्लैरिफिकेशन भी दे रही है, फिर वो आपकी दूसरा बंदा आएगा, सर वो मैंने भी चेक किया ना, मुझे तो सही लग रहा है सर। आपको इतने सारे तरीके से बस विश्वास दिला देंगे और फिर उसके बाद वो अपना ऐसा करते हैं, सर थोड़ा पैसा मैं डाल देता हूँ, देख लेते हैं। उसका पैसा बढ़ेगा, आपको लग रहा है सारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं, बट एक्चुअली फंसा रहे हैं। एक्चुअली तो सारे उसी गैंग के पार्ट है। तो ये एआई से सोचिए कितना आसान हो जाएगा यदि वो वीडियो कॉल भी कर रहे हैं और आपको ज़्यादा कन्विंसिंग पिच दे रहे हैं या एविडेंसेस क्रिएट कर देते हैं। आज की डेट में हर चीज़ का डिजिटल फेक एविडेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो एक रिस्क एआई से बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे सर कि अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी की बात करें तो उपकरणों की बढ़ती संख्या साइबर सुरक्षा के लिए किस प्रकार की नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं? हमारे घर में आमतौर पर 20 से 25 ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो साइबर क्रिमिनल के लिए एंट्री पॉइंट्स हैं। वो किसी भी डिवाइस से हमारी ज़िंदगी में खलल क्रिएट कर सकता है, चाहे वो स्मार्ट टेलीविज़न हो, चाहे वो सिक्योरिटी सिस्टम हो, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, जितने भी गैजेट्स, स्मार्ट वॉचेस हैं, एलेक्सा है, हम भरे हुए हैं। आपको पता हो कि अभी यूएस में लगातार 15-16 मर्डर केसेस सॉल्व हुए बिकॉज ऑफ एलेक्सा। हाँ, एक बॉडी मिली और उसके घर में एलेक्सा था और कोई एविडेंस था नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, तो FBI ने अमेज़ॉन को लिखा कि आपने कोई आवाज़ें सुनी हो तो बता दीजिए। तो अमेज़ॉन ने लिखा नहीं हम तो कुछ रिकॉर्ड करते नहीं है, हम तो कुछ दे नहीं पाएंगे। तो उन्होंने उनके पेटेंट डॉक्यूमेंट एनालाइज किया। अच्छा। और उसमें पता पड़ा कि हर 10 सेकंड की साउंड बफर होती है और प्रोफाइलिंग के लिए 1 महीने तक यूज़ होती है। उस पेटेंट डॉक्यूमेंट को उन्होंने कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया, अमेज़ॉन को ऑर्डर दिया कि आपको देना पड़ेगा साउंड, और उसके बाद अमेज़ॉन ने दिया और उसके बाद वो मर्डर केसेस सॉल्व हुए। तो आप देखिए कि आपकी सराउंडिंग्स में जैसे फिटबिट है, उससे कई सारे केसेस सॉल्व हुए, क्योंकि वो आपकी लोकेशन ट्रैक करता है, आपका हार्ट रेट ट्रैक करता है, आपका ऑल्टीट्यूड ट्रैक करता है, आप ऊपर गए नीचे गए, और उसके बेस पर पूरी इक्वेशन बन जाती है कि आपकी जब डेथ हुई उससे पहले क्या क्या हुआ होगा, तो पूरी कहानी खुल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं हमारे। आज तो स्मार्ट ग्लासेस आने शुरू हो गए हैं जो आपके सराउंडिंग्स रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, आवाज़ें भी सुन रहे होते हैं। ये साइबर सेफ्टी के लिए खतरा भी है, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना अब स्मार्ट ग्लासेस आपकी पिक्चर्स भी ले रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं पड़ता। लेकिन ये एक तरीके से इनेबल भी करेंगे बहुत सारे नए बिजनेसेस को जो हम आज की डेट में शायद नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सोशल मीडिया और मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर जो होने वाले साइबर क्राइम होते हैं, उनकी पहचान करना इतना मुश्किल क्यों होता है? देखिए, क्योंकि मेटावर्स और सोशल मीडिया के लिए ना तो कोई रेगुलेशंस हैं, ना लॉ है अभी बहुत स्ट्रांग, और उस वजह से टेक्निकली भी इनेबलमेंट नहीं होता। जैसे कि आप मेटावर्स में जा रहे हैं और मेटावर्स में जब हम एंटर करते हैं तो हम गॉगल पहन लेते हैं, एक VR गॉगल पहनते हैं और एक अवतार के थ्रू एंटर करते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने जो अवतार लिया है और वही अवतार आपका है, और हम एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और उस अवतार के बेस पे आपको पहचान रहा है, तो संभावना है कि वो गलती कर देगा और उसके बाद कोई और उसकी गलती का खामियाजा भुगतेगा। इस तरह के चांसेस हो जाते हैं। हालांकि वॉइस आपकी रहती है, लेकिन अब वॉइस क्लोनिंग भी हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक फिल्म आई रेडी प्लेयर वन, स्टीवन स्पीलबर्ग की, उसमें मेटावर्स के अंदर 2 लोग नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हैं, तो जो सामने वाला बोलता है कि आप एंटी इमोशनल फिल्टर यूज़ कर रहे हैं क्या, क्योंकि वो उनको एक बड़ी डील देता है और उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन बदलते नहीं है जी। तो ये इस तरह की चीज़ें अब आने लगेंगी कि आप जब मेटावर्स में लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपने इमोशन छिपा सकते हैं जी। और यदि आप इमोशन छिपाएंगे तो आप सही डील कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह के खतरे और बढ़ते चले जाएंगे। इफ़ वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन मेटावर्स, दैट विल इवेंचुअली हैपन। ओके, तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि अगर साइबर अपराध की रोकथाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुरक्षा प्रणालियाँ कितनी प्रभावी सिद्ध हो सकती है? बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से AI इस्तेमाल हो रहा है। AI जैसे क्रिमिनल यूज इस्तेमाल कर रहा है, उस तरह से इन्वेस्टिगेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि मेरे पास लगातार ऐसे केसेस आए जहाँ पर सिर्फ सिग्नेचर एनालिसिस करना था जी। और मैंने जब AI से कराया तो उसने मुझे बता दिया कि सिग्नेचर एक ही आदमी ने किया है, पर जो दूसरा सिग्नेचर है वो डर और दबाव में कराया गया। अच्छा। अब ये एंगल तो कभी कोई लैब देती नहीं है, हाँ। पर AI ने मुझे दिया इनसाइट, उससे हमारा इन्वेस्टिगेशन अप्रोच बदल गया। एक CCTV रिकॉर्डिंग थी, इसमें गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा था। हमने उसको बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने AI से पूछा कि क्या बता सकते हो क्या है,
तो एआई ने हमें करीब 450 से ज़्यादा ऑप्शन दे दिए कि इसमें से कोई एक नंबर होगा। वो हमने ट्राई किया कि उनमें से कोई गाड़ी उस जगह से गुजरी है, तो कोई गाड़ी नहीं गुजरी थी। मैंने फिर एआई से कहा कि वो 450 नंबर तो नहीं चले, तो उसने मुझे 1100 नंबर और दिए कि यदि वो नहीं चले हैं तो फिर इनमें से कोई होगा। अच्छा। और उन 1100 में से एक मिल गया, जो गाड़ी वहाँ से गई थी, तो केस वर्कआउट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अनयूजुअल इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक नहीं हो रहे थे, या डेटा माइनिंग है, किसी का सीडीआर एनालिसिस करना है, आईपीडीआर एनालिसिस करना है, जो पहले बहुत समय लेता था, एआई से बहुत फास्ट हो गया। बिल्कुल। तो अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? और अगर हम 2026 की बात करें तो क्राइम रिपोर्टिंग में या क्राइम इन्वेस्टिगेशन में किस तरह का हम नयापन देख सकते हैं? देखिए, बहुत सारे सहूलियतें इस सेंस में आई कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा सेट हो जाए और रियल टाइम रिपोर्टिंग ज़्यादा हो। जैसे संचार साथी जब ऐप लॉन्च की गई तो उसका कारण था कि एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, ताकि लोग जब रिपोर्ट करें तो बाकी लोग रियल टाइम में बच जाएं। जैसे आपको कोई व्यक्ति ने लूटा है और आपको पता है कि अकाउंट फ्रॉड है, तो आप संचार साथी पे जब उसकी रिपोर्टिंग करते हो तो उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा उसी समय ऑटोमेटिक, जो कि 1930 भी करता है और वो भी करता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड के बियॉन्ड भी होते हैं। जैसे आपको कोई परेशान कर रहा है, कॉल कर रहा है बार बार, अब आपको 20-22 कॉल आ रहा है, हम आप इरिटेटेड हैं, आप कहाँ रिपोर्ट करेंगे? तो यदि आपकी कॉल रजिस्टर के बेस पर आप रिपोर्टिंग कर देते हैं तो उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके। इसी तरीके से अनसॉलिसिटेड कोई भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, चाहे वो एसएमएस पे है, चाहे वो ईमेल पर है, आप रिपोर्टिंग करके ब्लॉक करा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप के संग वो अपराध हो रहा था तो अब किसी और के संग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने उस एक्शन ले लिया। और साइबर क्रिमिनल की बैकबोन टूट जाएगी, क्योंकि उनके लिए ये तीन ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: बैंक अकाउंट, फ़ोन नंबर और फ़ोन और सिम नंबर। यदि हम ये तीनों चीज़ें रियल टाइम में ब्लॉक कराना शुरू कर दें तो वो हर बार नया सिम या नया अकाउंट क्रिएट करने में उनको वक्त लगेगा और ऐसे में वो कम हो जाएगा। जो साइबर क्रिमिनल जिस टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं वही नहीं उनके पास रहेंगे। मेरे ख्याल से इस वजह से संचार साथी एक बहुत इफेक्टिव टूल है, जो यदि हम सब इस्तेमाल करना शुरू करें तो साइबर क्रिमिनल भाग जाएंगे। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे अब ये भी है कि भविष्य में साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए सामान्य नागरिक को किन आदतों और सावधानियों को अपने दैनिक डिजिटल जीवन में अपनाना चाहिए? दो बेसिक सी चीज़ें हैं। देखिए, डेटा आपका बाहर है, डेटा आपका चोरी हो गया है, पासवर्ड आपका बाहर है, वो इतना बड़ा खतरा नहीं है। खतरा ये है कि क्या आपको कोई डरा सकता है किसी चीज़ से, क्या आपको कोई लालच दे सकता है। यदि हम ये दो इमोशंस कंट्रोल कर लें और एक पल को सोच के या डिस्कशन करके ही निर्णय लें, अपने आप नहीं सारी चीज़ें, तो शायद हम 90% केसेस में बच जाएंगे। इतनी सी बात है जो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति समझे, क्योंकि आप यदि सारे साइबर क्रिमिनल के मोडस ऑपरेंडीज स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि या तो उन्होंने लालच दिया होगा, हाँ जी, या जैसे एज ग्रुप के हिसाब से यदि कोई 15-20 साल के बच्चे हैं तो उनको लालच देंगे कि आप सोशल मीडिया आपके फॉलोअर बढ़वा देते हैं, ब्लू टिक करवा देते हैं, यूट्यूब लाइक करके पैसा कमा लीजिए। यदि आप 30 से 50 साल के हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम का लालच देंगे। उनको पता है आप 5-10 लाख कमा चुके हैं, करोड़ 2 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो यहाँ लगाइए, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा पैसा। और यदि हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो वहाँ डिजिटल अरेस्ट के केसेस होंगे, सेक्सटॉर्शन के केसेस होंगे, क्योंकि वो रेपुटेशन को लेकर इतना कॉन्शियस हैं कि वो जरा सा फ़ोन कॉल पर डर जाते हैं। जी, किसी ने उनसे कहा, अरे आपकी ये पिक्चर देखिए ऐसी लड़की के संग है, तो वो तुम्हें गिव अप कर देंगे, या उनको पुलिस का कॉल आ जाए, या उनको डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स डिपार्टमेंट का कॉल आ जाए, तो वो रेपुटेशनल बेस्ड जो उनके रिस्क हैं वो टारगेट किए जाते हैं। तो ऐसे में हमेशा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि जब भी साइबर क्राइम होता है जी, वो साइबर क्रिमिनल का पहला अटेम्प्ट नहीं होता, वो उसके यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट होता है। पहला जो अटेम्प्ट होता है उसमें वो रेक ही करता है। वो आपके बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश करता है, उसके पास सारे डिटेल्स होते हैं ताकि जब आपसे वो बात करे तब वो काउंटर रियल टाइम में कर ले। सेकंड में वो देखता है कि आपका एज ग्रुप, आपकी कमजोरियां, आपकी चाहतें आपकी को किस तरीके से फंसाए, और फिर आता है इंटरव्यू राउंड जिसमें कॉल आता है। अच्छा, यदि हम पहले 2 राउंड में ही कॉन्शियस हो जाते तो शायद तीसरा राउंड सक्सेसफुल होता ही नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने साथ में बताया कि 90% तो आपने बताया कि हम अपना डर और उस पर काबू पाए, 10% फिर कैसे बचें? 10% होता है थोड़ा टेक्निकल अवेयरनेस भी होना चाहिए। देखिए, अब जैसे आपका व्हाट्सएप यदि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आज नहीं तो कल हैक हो ही जाएगा। यदि आपके कोई भी अकाउंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं, क्योंकि पासवर्ड बहुत जगह से लीक होते रहते हैं, तो इस वजह से हमेशा ये गाइडलाइन दी जाती है कि आप उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटेड कर लें। तो ये वो 10% वाले केसेस हैं। जैसे कि मैंने हमेशा एक भी केस देखा था जहाँ पर फ़ोन यदि चोरी होता है तो पैसे निकल जाते हैं यूपीआई से। तो जब हमने कोशिश की पता करने की कैसे चोरी हो पैसे निकल सकते हैं, क्योंकि यदि आईफोन चोरी हो रहा है
तो पहले आईफोन का पासकोड तोड़ना पड़ेगा, फिर यूपीआई का पिन चाहिए, फ्री तो पैसा निकाल पाए। तो जब हमने रिसर्च की तो पता पड़ा कि नहीं, एक तरीका है। यदि आपका आईफोन चोरी होता है, उसमें से सिम निकाल के मैं एक दूसरे फ़ोन में डालूं और उसमें एक नंबर डायल करूं *99#, तो यूपीआई पेमेंट कर सकता हूं। अच्छा। हाँ, क्योंकि यूपीआई पेमेंट आपके कीपैड फ़ोन पर भी हो जाता है, आपके स्मार्टफोन की ज़रूरत ही नहीं है। और उस केस में जो फ़ोन का पासकोड है वो तो बाईपास हो गया, लेकिन आपको यूपीआई पिन चाहिए। अब यूपीआई पिन आपको कैसे मिलता है? तब जब आप *99# डायल करते हैं तो जो लास्ट ऑप्शन आता है वो यूपीआई पिन रीसेट का है। तो आप किसी का यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप रीसेट करेंगे तो आपको एक चीज़ चाहिए पड़ेगी, उसके डेबिट कार्ड की 4 डिजिट। राइट। अब मैं वो थोड़ी ना आपको बताऊंगा कि वो कैसे मैं निकालूंगा। उसके लिए आगे बुलाइए, सुनते रहिए। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। द डिकोडिंग साइबर क्राइम इन 2026 पर आज हमारे साथ चर्चा कर रहे थे अमित दुबे जी, साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपने फिर हमें एक पॉइंट पे लाकर छोड़ दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।